क्या जो हम जानते हैं वो ये है कि आज दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और हम ये भी जानते हैं, नॉर्थ कोरिया ने तो खुलेआम ऐलान किया हुआ है कि अगर ईरान के खिलाफ कहीं भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होगा तो नॉर्थ कोरिया जो है वो आके खड़ा हो जाएगा ईरान के साथ। अब साथ ये भी एक बात हो रही है, बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि हो सकता है ईरान ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन बना लिया हो। अमेरिका ईरान पर एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। चलिए पूरी रिपोर्ट जानते हैं परवीन साहनी के साथ। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे आज बात करूंगा। आपको याद है 4 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक रैली करी थी न्यूयॉर्क में, जहां उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द हम ईरान की फौज को शिकस्त करेंगे और मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिकन टेरिटरी की वो अमेरिका का है ये ऐलान कर दूंगा। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी उर्दू में, जिसमें मैंने कहा था कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान का है, ईरान के कब्जे में है, ईरान के कब्जे में रहेगा। कोई तरीका नहीं है कि अमेरिकन फौज कन्वेंशनल लड़ाई में ईरान की फौज को शिकस्त करके उस पर कब्जा कर सके, नहीं पॉसिबल। और मैंने ये भी कहा था कि क्योंकि अमेरिका का इतिहास है, अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम इस्तेमाल करे हैं, इकलौता कंट्री जिसने करे हैं, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की तो नहीं सोच रहे। मैंने बात को वहीं छोड़ दिया था। अब एक खबर आई है कल, जो एक रिपब्लिकन लीडर हैं जिनका नाम है मार्जोरी टेलर ग्रीन, इन्होंने एक बहुत लंबी पोस्ट लिखी है। रिपब्लिकन है, अंदर बातचीत हुई होगी, लोगों से जान पहचान है। तो इन्होंने ये लिखा है कि अभी जो है, जो एडवाइजर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, सोच रहे हैं कि लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ उसमें शामिल है, उस सोच में। तो अब ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है। इसको अब हमें समझना जरूरी है। देखिए, 17 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एमओयू साइन किया था शांति के लिए ईरान के साथ। अगर आप वो एमओयू देखिएगा, उसमें 14 पॉइंट है, उसमें बिल्कुल साफ है। उसमें पॉइंट वो है जो ईरान चाहता था। ईरान जंग जीत चुका है और उसको पढ़ते ही समझ में आता है एमओयू को कि यूएस मिलिट्री की शिकस्त हो गई है और प्रेसिडेंट ट्रंप साइन कर रहे हैं एमओयू पे। प्रेसिडेंट ट्रंप निकलना चाहते हैं वेस्ट एशिया से, उनने वो साइन किया क्योंकि मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है, कन्वेंशनल ऑप्शंस। बट दिक्कत क्या हुई, उनको फिर से लड़ाई शुरू करनी पड़ी। और उसका कारण क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी सोचे, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कुछ भी सोचे, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा पावर्स है और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ये कबूल नहीं करेगी कि अमेरिका की मिलिट्री अव्वल नंबर की, नंबर 1 मिलिट्री दुनिया में नहीं है। अब जब मैं बोलता हूँ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, इसमें ये सब आ जाते हैं। अमेरिकन कांग्रेस आ गई, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आ गया, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज आ गई, उनकी मेजर मीडिया हाउसेज आ गए, उनके खास खास थिंक टैंक्स आ गए, स्टॉक एक्सचेंज आ गई, ये सब शामिल है। क्योंकि इनके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका नंबर 1 मिलिट्री पावर बनी रहे। और इसका इतिहास है जो थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के खिलाफ, तब ये बताया गया था हमें कि वो न्यूक्लियर वेपन की वजह से जापानीज ने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, सब कुछ खत्म हो गया। ये गलत है। जिसने भी वर्ल्ड वॉर 2 थोड़े भी ध्यान से पढ़ी है उसको समझ में आ जाएगा कि जापानीज फोर्सेस तो शिकस्त हो चुकी थी, वो तो सरेंडर कर ही नहीं थी। न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल क्यों करने की जरूरत पड़ी? उसका देखिए कारण ये है कि अमेरिका एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रहा था जिसका नाम है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे 2 तरीके के, एक यूरेनियम को लेकर और एक प्लूटोनियम को लेकर, 2 टाइप के। और उस समय प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ये बयान दिया था कि हम इसके ऊपर
एक्सपेरिमेंट पे करीबन $2 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, और $2 बिलियन 1945 में बहुत बड़ी रकम थी। ये प्रोजेक्ट उससे बहुत पहले शुरू हो गया था। तो अब उनको वो प्रोजेक्ट टेस्ट करना था, इसलिए अमेरिका ने एक बॉम्ब नहीं फेंका जापान पे, एक ही काफी था। अगर उनको सरेंडर ही करवाना था, 2 बॉम्ब फेंके गए। नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहरों पे जापान के बॉम्ब फेंके गए, क्योंकि एक बॉम्ब जो टेस्ट हुआ वो यूरेनियम का था, दूसरा प्लूटोनियम का था। वो टेस्ट हो गए। वो उसको कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, करीबन 2.5 लाख लोग मर गए और बहुत तबाही हुई, जिसका सबको इल्म है। और हासिल क्या किया अमेरिका ने, सोवियत यूनियन को यह बता दिया कि देखिए हम नंबर 1 मिलिट्री पावर हैं दुनिया के। वो दूसरी बात है, साथ साथ उनके ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स होते हैं, वो हर बार चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था। उसकी कोई अहमियत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की बात है। तो उन्होंने उस समय न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे, दोबारा बताता हूं। 1950s में फिर से एक बार असेस करा गया कि यूएस मिलिट्री सोवियत मिलिट्री से कम हो गई है। सोवियत मिलिट्री जो है उसकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, मतलब उसके पास कितने टैंक्स हैं, कितने गन्स हैं, कितने शिप्स हैं, वो अमेरिकन मिलिट्री से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब फिर से 2 ऑप्शंस दिए गए उस समय जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट एइज़नहावर को, कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि ज़्यादा पैसे खर्चेंगे और हम इनकी मुकाबला करते हैं, इनको मैच करते हैं। जितने इनके पास टैंक है उतने हम बनाते हैं, जितनी इनके पास एयरक्राफ्ट है हम बनाते हैं। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये बताया गया कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बैटलफील्ड में ले आते हैं। अमेरिका पहला मुल्क था जिसने वहां पर बम फेंके सिविलियंस पे। पहला मुल्क है जो कि सोच में लाया बैटलफील्ड पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। सोच ये थी कि जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं सोवियत यूनियन की, इससे पहले कि वो लाइन ऑफ कांटेक्ट पे जहां लड़ाई चल रही है वहां आए, हम ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फेंक के उनको वहीं पे पहले खत्म कर देंगे। तो इसको अमेरिकन्स बोलते हैं फर्स्ट ऑफसेट स्ट्रैटेजी, कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ले आए और हम नंबर 1 बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब तक 1970s आया, अब सोवियत यूनियन बड़े बॉम्ब में छोटे बॉम्ब जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है बराबरी के हो गए अमेरिका के, और साथ में फिर से एक बार उनकी जो कन्वेंशनल ताकत थी वो अमेरिका से ज्यादा थी। तो अब अमेरिका को फिर कुछ करना था एस्टैब्लिशमेंट को नंबर 1 बनने के लिए। तो अब उन्होंने ये सोचा कि देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में स्पेस अंतरिक्ष की मदद से हम लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल प्रिसिशन म्यूनिशन फायर करेंगे। मतलब लंबी रेंज के एक्यूरेट मिसाइल्स जो कि गाइड हो रही हैं स्पेस से, उस पे हम फायर करेंगे। आइडिया यही रहेगा कि जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है सोवियत यूनियन की, इससे पहले कि वो फ्रंट लाइन पर आए, उनको हम इस तरीके से खत्म कर देंगे। ये सेकंड ऑफसेट स्ट्रैटेजी बन गई, मतलब हम फिर नंबर 1 है। जब तक 2010 हुआ, अब अमेरिका की फौज ने ये निकाला नतीजा कि जो चाइनीज की मिलिट्री है, जिसको हम PLA बोलते हैं, वो हमारे बराबर की हो गई है। तो अब क्या करें, हमें नंबर 1 रहना है। अब उन्होंने थर्ड ऑफसेट स्ट्रैटेजी करी कि हम अपनी मिलिट्री के अंदर जो है, हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमी लाएंगे, जो हम जानते हैं हो रहा है। पर हो क्या रहा है कि आज PLA इसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है यूएस मिलिट्री से, बट ये एक अलग की कहानी है। तो इस सारी बात से ये बात तो तय हो गई कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट को ये मंजूर नहीं था। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो साइन कर आए हैं MOU पे, तो लड़ाई बंद नहीं होगी, और कोई जरिया भी नहीं है कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से। तो मैं समझता हूं ये जो जिक्र किया है ये रिपब्लिकन लीडर ग्रीन ने,
आज अमेरिका के अंदर जो सोच है वो ये है कि हमारी जो 50,000 फौज है वेस्ट एशिया में जो 19 एयर बेसिस पे है, अगर वो वहाँ से हट भी जाती है, जो हटेगी, पर अगर हमारा कब्जा रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, जिसको हम बोल देंगे ये हमारा है, तो पेट्रो डॉलर कायम रहेगा। क्यों कायम रहेगा? क्योंकि आपको याद होगा पेट्रो डॉलर बहुत सीधी सी स्कीम थी कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो अपना तेल, अपना ऑयल जो है वो अमेरिकन डॉलर में बेचे और अमेरिका उनको सिक्योरिटी देगा उसके बदले में। तो हम जानते हैं जितना तेल और गैस जो है, ऑयल एंड गैस, इन सब कंट्रीज का 20% जो दुनिया के लिए जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता है। तो सोच ये है वहाँ से हट जाओ, इस पे कब्जा कर लो न्यूक्लियर वेपन के यूज से, ये सोच है। अच्छा, अब ये कैसे मुकम्मल होगा? देखिए, ये हो सकता है, ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम बात करते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, हम बात करते हैं सब किलोटन से लेकर 50 किलोटन तक के वेपन की। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे डाले थे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स, वो टैक्टिकल थे, वो 15 किलोटन के थे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं किलोटन की, इसका मतलब ये होता है 1 किलोटन के अंदर 1000 टन है और 1 टन के अंदर 1000 किलोग्राम है। ये सीधा सा हिसाब है, सबको मालूम है। तो आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि कुछ ही किलोग्राम से अगर आप फिसाइल मटेरियल लें, आपको क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियर जब आप बनाते हैं वेपन तो एक चेन रिएक्शन होना चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके लिए क्या होता है कि कम से कम कितना चाहिए आपको फिसाइल मटेरियल, उसको हम क्रिटिकल मास बोलते हैं। तो कुछ किलोग्राम यूरेनियम का या प्लूटोनियम का आप जो भी बना रहे हैं, बहुत कम से आज टेक्नोलॉजी के कारण क्रिटिकल मास बनाया जा सकता है, जिससे कि चेन रिएक्शन हो जाए और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाए। हम जानते हैं जब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ब्लास्ट होता है, दूसरा उसमें थर्मल होता है, आग लग जाती है, और तीसरा उसमें क्या होता है, रेडिएशन होती है। जितने भी लोग होते हैं आसपास, उसमें रेडिएशन की रेज जाती है। और हम जानते हैं, हमने देखा है इन द केस ऑफ जापान कि अगली नस्लें भी खराब हो जाती है, जीन्स खराब हो जाती है, दे गेट डिस्टॉर्टेड। कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल है टेक्निकली आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो चोक पॉइंट है उसको खोल दिया जाए विद द यूज ऑफ वेरी स्मॉल, जिसकी लिमिटेड रेंज हो, लिमिटेड सब ब्लास्ट वगैरह हो, विद अ सब किलोटन, कुछ केजीज का न्यूक्लियर वेपन के साथ। तो मैं समझता हूँ ये है सोच इस समय अमेरिका की कि हम इस पे कब्जा करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इस तरीके से, और इसको अपनी टेरिटरी अनाउंस करके पेट्रो डॉलर्स जारी रखेंगे। अब देखिए, अब उसका क्या हश्र होगा ये किसी ने नहीं देखा, बट क्या जो हम जानते हैं वो ये है कि आज दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और हम ये भी जानते हैं, नॉर्थ कोरिया ने तो खुलेआम ऐलान किया हुआ है कि अगर ईरान के खिलाफ कहीं भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होगा तो नॉर्थ कोरिया जो है वो आके खड़ा हो जाएगा ईरान के साथ। अब साथ ये भी एक बात हो रही है, बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि हो सकता है ईरान ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन बना लिया हो, क्योंकि हम जानते हैं, ये आईएईए की रिपोर्ट है कि ईरान के पास फिसाइल मटेरियल जिससे आप न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं वो करीबन 440 किलोग्राम है, और जो कि 60% एनरिचमेंट हो रखा है, और उनके पास काबिलियत है लोगों के पास बहुत कम वक्त के अंदर उसको करीबन 10 से 12 बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। बट सवाल ये है क्या ईरान ने ये किया होगा? तो 2 कारण है, मैं समझता हूँ ईरान ने नहीं किया होगा। एक कारण है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए, ईरान एक रीजनल फ्रेमवर्क बना रहा है
जिसमें एक खास चीज़ है जो मैंने समझाई है, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है। रीजनल एग्रीमेंट, इसका रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब है कि सारी रीजन की कंट्रीज जब अमेरिका की फौज चली जाती है तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद देखेंगी, अपने मसले खुद हल करेंगी। इसलिए ईरान के लिए ज़रूरी है कि हर कंट्री ये देखे ईरान को कि वो पार्टनर कंट्री है। अगर उसके पास बम हो जाएगा तो फिर वो पार्टनर कंट्री नहीं रहेगा, वो हेजीमॉन बन जाएगा। फिर सऊदीज भी कहेंगे हमें भी चाहिए अब, क्योंकि ये हमें बुली करेंगे, अब हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए ईरान ने एनपीटी साइन करा हुआ है एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ईरान जो है एक समझदार मुल्क है, पहले वो वहां से निकलेगा, एनपीटी से निकलना अपना अनाउंस करेगा, उसके बाद कुछ करेगा। तो उसने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। मैं समझता हूं क्योंकि मैंने कहा अब सारे मुल्क इस बारे में सोच रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। चाइना इसके अंदर बहुत कुछ कर सकता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जानते हैं जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का आज नेशनल डेट $40 ट्रिलियन है, और अमेरिका की जो जीडीपी है वो $32 ट्रिलियन है। इसका मतलब अमेरिका कमाता कम है एक साल में, खर्चा ज़्यादा करता है, इसलिए उस पर कर्जा ज़्यादा हो गया है। और अब जो रिपोर्ट्स हैं वो ये साफ बोल रही हैं कि अमेरिका को हर साल $3 ट्रिलियन का अपना डेट जो है वो बेचना है, अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक रखने के लिए। डेट बेचने का मतलब ये होता है कि जब आप पेट्रो डॉलर्स में ट्रेड कर रहे हैं और जब ये जीसीसी कंट्रीज अपना तेल डॉलर में बेच रही हैं, तो जो मुल्क जिनको ये चाहिए है वो जो है अमेरिकन डेट जो होता है, जो कि ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो अब सबसे बड़ी इशू ये है कि देखिए जहां तक यूरोप का सवाल है, यूरोप की इकॉनमी तो वैसे ही बहुत डावाडोल है, वो तो जा रही है रिसेशन की तरफ। जहां तक जापान का ताल्लुक है, जापान अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा है, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स, क्योंकि वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर रहा है। इकलौता कंट्री है चाइना, जिसके पास आज करीबन $800 बिलियन ट्रेजरी जो बॉन्ड्स है, जो डेट है अमेरिका का, उसके पास है। अगर आज चाइनीज बोल दे अमेरिकन्स को, पब्लिकली नहीं, उनको बता दे कि हम आपका आधा या हम आपका बहुत सारा जो ट्रेजरी बॉन्ड है हम बेच रहे हैं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अमेरिका के अंदर। उनका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी और इकॉनमी की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। फिर हम जानते हैं वो रेयर अर्थ्स है, जो अमेरिकन का जो असला है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, उसकी सारी कंट्रोल जो है वो चाइना के पास है। और अगर ये चाइना, अब जानते हैं उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में उनका जाना है चाइना, अमेरिका, उनकी विजिट है जिसकी तैयारी हो रही है, कुछ मसले हैं जिन पे बातचीत चल रही है, और वो उसमें ना जाए उसमें भी। तो देखिए चाइना इकलौता मुल्क है जो इसमें बहुत कर सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है वो कर रहा होगा। अब थोड़ी सी बात इंडिया की करनी ज़रूरी है। देखिए इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे मुल्क का, हम जानते हैं 9 मिलियन मतलब 90 लाख इंडियंस काम करते हैं आज गल्फ कंट्रीज में। अब ये जो रिपोर्ट आई है या जो भी पोस्ट आई है, इसके बेसिस पे तो वो वापस नहीं आ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी है वहाँ पर। तो हिंदुस्तान की सरकार को एक काम तो ये करना चाहिए, अपनी पूरी जो एयर पावर है, पूरी जो स्कीम है, वो सब क्लियर करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए फॉर इमरजेंसी एयरलिफ्ट ऑफ सो मेनी इंडियंस फ्रॉम गल्फ। क्योंकि अगर उन्होंने वाकई ये इस्तेमाल कर लिया वहाँ पर खोलने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, तो उसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है, और हमारे लोग वहाँ मरने नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी कल ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने सोशल पोस्ट पे तारीफ कर दी है
ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने ये कह दिया है कि इसके जरिए जो रीजन की कंट्रीज़ हैं वो अपनी सिक्योरिटी खुद देखें, इससे मुझे खुशी होती है। इसका मतलब जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि उनका प्लान है कि यहाँ से हम निकलेंगे पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपना डिक्लेयर कर देंगे। तो ये स्कीम चल रही है उनकी। कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार, मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम एक ऐसे मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय अमेरिका है, जो शार्प डिक्लाइन में है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। हमारे पास और ऑप्शंस है, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे पूरा। और हम जुड़े हुए हैं एक ऐसे मुल्क के साथ, इजराइल, जो एक टेररिस्ट मुल्क है, जिसने एनपीटी साइन नहीं करी है, जिसके पास दुनिया जानती है न्यूक्लियर वेपन्स है। और हम देख रहे हैं वो क्या तबाही कर रहे हैं गाजा के अंदर, सबको मालूम है। थैंक यू।